नमस्कार, न्यूज राउंड अप देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिल्ली से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। तेज बारिश के चलते हाईवे पर जाम की स्थिति हो गई है दिल्ली में। गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लग गया है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तो ये वो तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है कि लाइट जल रही है सड़कों पर, लेकिन ये वाहनों की लंबी कतार है क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली और जयपुर हाईवे पर जाम लग गया है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। फ्लाईओवर हो या फिर आम रोड हो, हर जगह जाम लगा हुआ है और कहीं जलभराव है, कहीं जाम की स्थिति है और एक लंबी कतार गुड़गांव दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिखाई पड़ रही है। दमोह के पटेरा में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। आरोपी राशिद खान ने युवती से दुष्कर्म किया है। शादी के बाद भी ब्लैकमेल ये करता था। आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया है। एफआईआर दर्ज कराने थाने में परिजन बैठे हुए हैं। अभी तक मामले की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पटेरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो आरोपी राशिद खान ने दुष्कर्म किया। शादी के बाद भी वो ब्लैकमेल करता था अश्लील वीडियो के आधार पर और अब परिजन थाने में आ गए हैं। अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन का पोस्टर फाड़ते युवक दिखाए। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाठी से ये पोस्टर को फाड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने विरोध किया। जुमा झटकी हुई तो ये जैन मंदिर भाग गया। बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सीएसपी समेत कोतवाली थाना प्रभारी मौके पर मौजूद हैं। बुधवारी बाजार इलाके की घटना है। ये वो तस्वीर है। मंत्री जी की तस्वीर ये फाड़ रहा था, पोस्टर फाड़ रहा था और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देख लिया, जिसके बाद जुआ झटकी हुई, मंदिर भाग गया। तो लाठी से पोस्टर फाड़ता युवक दिखा। मंत्री लखनलाल देवांगन का ये पोस्टर था। अब क्यों ये पोस्टर फाड़ रहा था, क्या खुन्नस थी इस व्यक्ति की, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फिर इसके साथ जुमा झटकी की और ये भाग कर फिर मंदिर चला गया। वहाँ पर भी हालांकि अब पुलिस की टीम पहुँच चुकी है और बुधवारी बाजार इलाके की ये घटना बताई जा रही है। धीरज दुबे वहाँ पर क्या हुआ ये बताएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी धीरज। धीरज, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो एक युवक है वो सब वीडियो में साफ देखा जा सकता है। जो मंत्री जो बधाई संदेश के पोस्टर लगाए थे उसको डंडे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब स्थानीय व्यापारी और जो कुछ लोगों पे इसकी नजर पड़ी तो उसके उन्होंने विरोध जताया और युवक पकड़ने की कोशिश की। उसी जुआ झटकी के बीच में युवक जो है भाग निकला और जय मंदिर में जाकर घुस गया। यहाँ पे जो भाजपा कार्यकर्ता और बाकी लोगों को जानकारी मिली तो वो वहाँ पहुंची, लेकिन तब तक वो वहाँ से भागने में मंदिर के अंदर छुपा रहा। जिसके बाद मंदिर प्रबंधन में कुछ कार्यक्रम चल रहा था। बाकी लोग प्रवेश पर रोक लगा दी, जिसको लेकर पुलिस वहाँ मौके पहुंची और हालात किसी तरह नियंत्रण किया। फिलहाल जो लोग हैं वो डटे हुए हैं और युवक पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री निवास में ये मुलाकात हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री निवास में ये मुलाकात हुई है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच। सोशल मीडिया के इस दौर में हवस से भूखे दरिंदों से बचपन भी सुरक्षित नहीं है। जबलपुर में 9वीं की एक छात्रा के साथ ऐसा ही हुआ। आरोपी ने छात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर चैट रिकॉर्ड कर उसकी मां को दिखाने की धमकी देकर छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया। डर के चलते पीड़िता सहती रही, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो पीड़िता छात्रा ने पूरी कहानी अपनी मां को बताई। इस रिपोर्ट में आप देखें। जबलपुर में 9वीं की एक छात्रा के साथ जो भी हुआ उसे सुनने में आपका भी कलेजा कांप उठेगा। यहाँ एक छात्रा की दोस्ती इंस्टाग्राम पर अमित पटेल नाम के एक लड़के से हुई।
दोस्ती कुछ आगे बढ़ी तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखाएं लागने लगी। चैटिंग में ऐसी बातें भी हुई जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, लेकिन उसी चैट और फोन पर हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग को आरोपी ने छात्रा की इज्जत लूटने के लिए हथियार बना लिया। आरोपी ने चैट वायरल करने की धमकी देकर छात्रा से कई बार रेप किया। मासूम छात्रा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने आरोपी की मीठी मीठी बातों पे आकर उससे इंस्टाग्राम में दोस्ती कर ली थी। फिर शुरू हुआ चैटिंग का सिलसिला और आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर देकर छात्रा से बातचीत शुरू कर दी। यही बातचीत और इसी बातचीत की रिकॉर्डिंग आगे जाकर छात्रा से ब्लैकमेलिंग का सबब बन गई। आरोपी की धमकी से डरी सहमी छात्रा हर बार दरिंदे की हवस का शिकार बन जाती। एक दिन उसने हिम्मत दिखाई और अपनी मां को आप बीती बता दी। इसके बाद मां ने गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सोशल मीडिया से ही इनका परिचय हुआ था और परिचय होने के बाद इनमें आपस में इनकी चैटिंग होने लगी और चैटिंग के बाद ये एक दूसरे में मिलने लगे और मिलने के बाद फिर अमित पटेल ने उसका फायदा उठाकर उसके साथ ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। आरोपी हर बार छात्रा से ये कहकर रेप करता था कि शारीरिक संबंध बनने के बाद वो चैट हिस्ट्री डिलीट कर देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था, बल्कि हर बार यही कहकर मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाता था। हवस की भूख में कोई शख्स कितना गिर सकता है, ये बात इस पूरी वारदात को देखकर समझी जा सकती है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी जबलपुर के एक निजी कॉलेज का छात्र है, जिसने 9वीं की छात्रा को इस तरह से ब्लैकमेलिंग कर रेप का शिकार बनाया। देखना होगा कि पुलिस कब तक इसे सलाखों के पीछे भेज पाती है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। रायपुर में 30 दिसंबर 2024 में चंगूरा भाटा में हुए दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। कानून व्यवस्था पर तब सवाल भी उठे थे। आपको याद होगा कि चंगोरा भाटा निवासी दुर्गेश साहू, एवन साहू, खाम सिंह, डालेंद्र सिंह, मनीष कुमार, यशेश्वर कुमार, इन्होंने सचिन बड़ोले और कृष्णा यादव की हत्या की थी। मैं अदालत का अच्छा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छे से अच्छा सजा मिली इन लोगों को। बहुत परेशानी हम लोग को, पालने वाला कोई नहीं। अपने को थाना डीडी नगर का केस था, जहाँ पे चंगोरा भाटा के 2 लोगों का हत्या हुआ था, कृष्णा और सचिन बड़ोले का। उसमें से 6 आरोपी थे। 6 आरोपी में से 4 लोग माननीय पंकज सिन्हा के द्वारा डबल आजीवन कारावास का सजा दिया गया उनको। जबलपुर में भांजे की स्कूल फीस चुकाने के लिए मौसी चोर बन गई। संजीवनी नगर स्थित SBI के ATM में तोड़फोड़ और चोरी की वारदात में यह खुलासा हुआ है। 30 अगस्त की रात को तोड़फोड़ हुई थी और फुटेज जब खंगाले गए तो एक महिला उसमें नजर आई। पूछताछ की तो उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया। संजीवनी नगर में स्टेट बैंक रॉयल स्कूल शाखा के ब्रांच मैनेजर ने उपस्थित होकर बताया कि उनके यहाँ एक ATM है, उसमें तोड़फोड़ हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी संजीवनी नगर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और जब CCTV फुटेज बाहर का खंगाला गया तो ये देखा गया कि एक महिला उसमें तोड़फोड़ करती दिखाई दे रही है। भारती मेहरा को इसमें हिरासत में लेकर इसमें पूछताछ कर गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश में नशीली गोलियों की सप्लाई करने वाले 8 आरोपियों को न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। मामले में 4 आरोपियों रविंद्र गोयल, मुकेश साहू, मोहम्मद हसन और साहिल हसन को 15 साल का कारावास और 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा मिली है, जबकि 4 आरोपियों को नियाजुद्दीन, जे भास्कर राव, आकाश विश्वकर्मा और विरल पटेल को 10-10 साल का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा दी गई है। वर्ष 2022 में ये कार्रवाई किया गया था और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसमें फैसला आया है, जिसमें 4 अभियुक्त को 15-15 साल का कठोर कारावास एवं 1.5 लाख रुपया का अर्थदंड से दंडित किया गया है और शेष 4 आरोपी को 10-10 साल का कारावास एवं 1-1 लाख के जुर्माना से दंडित किया गया है। टीकमगढ़ में अवैध हथियारों की एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां इस अवैध हथियार बनाने में लिप्त थीं। यहां बने हथियारों को दूसरे राज्यों में सप्लाई भी किया जाता था।
खासकर यूपी में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इस रिपोर्ट से आप समझें। अवैध हथियारों का खानदानी धंधा, 3 पीढ़ियों से चल रही थी फैक्ट्री। एमपी और यूपी में बेचे जाते थे हथियार। जी हां, टीकमगढ़ में अवैध हथियार बनाने की एक खानदानी फैक्ट्री चल रही थी, जिसे दादा, बेटा और फिर पोता संचालित कर रहा था। सोमवार को भोपाल क्राइम ब्रांच ने इनपुट मिलने पर छापा मारकर इसका भांडाफोड़ कर दिया। मौके से कई मशीनें, पिस्टल, लोहे के फ्रेम, ट्रिगर, कारतूस, मैगजीन और अन्य कालपुर्जे जब्त हुए हैं। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ एक व्यक्ति है जो हथियार से जुड़ा है, हथियार इसके पास है, तो उस व्यक्ति को पकड़ा। तो मुख्तार जो व्यक्ति निकला, जो भोपाल में कुछ दिन से रह रहा, परंतु झांसी का रहने वाला है। इसके प्रमाइस पर रेड करी, जहां पर इसकी जगह पर काफ़ी हथियार बने हुए और काफ़ी अधबने हुए उनके मटेरियल्स, उनके जो कलपुर्जे होते हैं वो, और काफ़ी जो रॉम सामान होता है, इससे कई सैकड़ों की मात्रा में हथियार से बनाए जा सकते हैं। असल में क्राइम ब्रांच ने भोपाल में मुख्तार खान नामक युवक को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में मुख्तार ने इस फैक्ट्री की जानकारी दी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर जब दबिश दी तो टीम भी हैरान रह गई। यहाँ कृषि यंत्रों और लोहे के पुर्जे बनाने के नाम पर अवैध पिस्टल बनाए जा रहे थे। जांच में ही पता चला कि आरोपी सुरेंद्र विश्वकर्मा के पिता आनंदी विश्वकर्मा पहले ये फैक्ट्री चलाता था। उसके बुजुर्ग होते ही सुरेंद्र ने जिम्मा संभाला, लेकिन उसके एक मामले में जेल जाने के बाद सुरेंद्र के बेटे ने इस फैक्ट्री की कमान अपने हाथ में ली। हथियार बनाने में आरोपी अपने रिश्तेदारों को भी काम पर रखते थे ताकि फैक्ट्री का पर्दाफाश न हो। लगभग 3 पीढ़ी से लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए न परिवार ही इस मामले में शामिल रहता है। इसके मामले में प्राइवेसी भी रहती है कि हथियार कब बनाना है, कैसे बनाना है, रात में बनाना है, कब छुप के बनाना है, तो इससे परिवार को मालूम रहता है। ये फैक्ट्री 35 साल से भी ज्यादा समय चल रही थी, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर 35 सालों से अवैध हथियारों की ये फैक्ट्री किसके संरक्षण में चल रही थी? IBC 24 भोपाल। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। CGMSC की दवा सप्लाई में एक और बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। 9M कंपनी के पैरासिटामोल में एक बार फिर से ब्लैक फंगस मिला है। जंग लगी सर्जिकल ब्लेड और अमानक दवाओं के बाद अब ब्लैक फंगस वाला टैबलेट छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में मची अंधेर गर्दी की पोल खोल रहा है। इस बार 9M कंपनी के पैरासिटामोल में ब्लैक फंगस मिला है। रायपुर के कचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2023 बैच के टैबलेट पर ब्लैक स्पॉट देखे गए। रायपुर के कचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं हम अभी, और यहाँ पर BMO सर हैं और पूरा सेटअप है। रिपोर्ट आपको एक रिपोर्ट दिखाने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, 9M कंपनी की दवा सप्लाई की गई थी और ये बैच आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 9M कंपनी की दवा है और ये जो बैच है 2023 में बना है। इसमें भी आपको ब्लैक स्पॉट फंगस हर टैबलेट में लगभग दिखाई दे रहा है। ये तो साफ विजिबल है ना, ये जितने साल जी विजिबल है फंगस है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने अपने स्टाफ को बोला है कि पैरासीटामोल के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दे, हर तरह के पैरासीटामोल। सर जैसे कि टैबलेट से ओपन होता है ना, हाँ। उसमें दिखता है सर वो चीज़। अच्छा। और थोड़ा सा ऐसा देखोगे तो थोड़ा सा दिख भी रहा है, डॉट डॉट। तो आपको भी एहसास था पहले से, पता है कि उसमें सर इसको तो हम लोग अभी भी खोले हैं सर, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जानकारी में आने के बाद अब यहाँ के अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को फोटो भी भेजा है, वीडियो भी भेजा है, IBC 24 की टीम के सामने में वो भेजा है। हद तो यह है कि CGMSC ने एक हफ्ते पहले ही पत्र जारी कर 2024 बैच की सप्लाई की गई पैरासिटामोल को वापस मांगने और नए बैच की दवा सप्लाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक 9M कंपनी के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। इसके साथ ही 22 अगस्त को जारी पत्र सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के डीन और सुपरिटेंडेंट को 29 अगस्त को ईमेल किया गया। निश्चित रूप से कुछ धब्बों की शिकायत मिली थी और जनहित में कोई नुकसान ना हो, इस कारण से ये नोटिस जारी किया गया था कंपनी को कि 2024 बैच की पैरासिटामोल जो भी उस निर्देश में था उसको वापस लेने का उनको निर्देश दिया गया था और उसकी जगह नई दवाएं सप्लाई करने का था। कि अभी तो नोटिस दिया गया है, कितना क्रियान्वयन उसकी जानकारी ले लेते हैं, फिर देखते हैं हम आगे क्या निर्णय ले सकते हैं इस पर। यहाँ 30,000 करीब आई थी, तो उसमें से 14,000 बची हुई थी। तो जैसे ही हमारे पास
लेटर आया सरकार का 29 तारीख को, तुरंत हमने उसका उपयोग बंद कर दिया है और जो बची हुई है उसको ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे पत्र आया तो ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेते हैं, तुरंत उपयोग बंद करते हैं। फिलहाल रायपुर के सभी सरकारी अस्पताल लोकल परचेज कर पैरासिटामोल की दवा मरीजों को दे रहे हैं। यानी 9M कंपनी की मनमानी के चलते स्वास्थ्य विभाग के खजाने पर चपत लग रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी। राजेश राज, IBC24 रायपुर। इधर बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज के दाखिले में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। यहां फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए MBBS की सीटें हथिया ली गई। मामला खुलते ही प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठने लगा है। इस रिपोर्ट से पूरा माजरा आप समझें। बिलासपुर में MBBS के दाखिले में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। 3 छात्राओं पर EWS श्रेणी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर एडमिशन का आरोप है। ऐसे कुल 7 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 में फर्जीवाड़े की पुष्टि हो चुकी है और बाकी मामलों की जांच जारी है। किसने क्या किया है, जेन्युइन केस है या किसी ने ID पासवर्ड का मिसयूज करके इन सारी चीज़ों पे किया है, वो सब जांच के बाद पता लगेगा और जो भी कार्रवाई होगा दोषियों पे कार्रवाई होगी। साइन तो क्लियर है कि पीठासीन अधिकारी के साइन नहीं हैं और सील भी जो हमारे पास न्यायालय में सील उपलब्ध है वो सील नहीं लगा हुआ है, बल्कि कोई फर्जी सील ही लगा हुआ है। ये हमने उसको अवलोकन के दौरान हमको पता चला है। इसी के बाद ही ये तथ्य जब हमारे सामने आए, तब उसके बाद हम उस पर जांच कर रहे हैं कि ये सील एवं ये जो फर्जी जाली दस्तखत किए गए हैं पीठासीन अधिकारी के, वो किसके द्वारा किया गया है, कौन इन्वॉल्व है और ये क्या जो भी गिरोह अगर चल रहा है तो हम उसके जाँच कर रहे हैं और जो भी दोषी होंगे उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ट्रेनी IAS पूजा खेड़ेकर ने OBC और दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट से UPSC में सफलता पाई थी, लेकिन जांच के बाद उनका चयन रद्द हो गया। सिम्स मेडिकल कॉलेज में भी ऐसे ही एक एडमिशन का मामला सामने आया था, जिस पर मनेंद्रगढ़ कलेक्टर की ओर से फर्जीवाड़े की जानकारी देने पर एडमिशन को रद्द कर दिया गया था। संचालनालय से हमें यह निर्देश प्राप्त हुआ कि यह इस एडमिशन को जो प्रवेश दिया गया है 1 दिन पूर्व, उसे निरस्त किया जाए। हमने तत्काल कार्यवाही करते हुए अभ्यर्थी और उनके परिवारजनों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में उनको दिया गया जो एडमिशन लेटर था वो वापस लेकर उसे निरस्त कर दिया और उनके बाकी जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं उन्हें वापस कर दिए गए। ताजा फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद जाति और आरक्षण से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जाँच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यह फर्जीवाड़ा हुआ कैसे और इसके जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। जितेंद्र थवाइट, IBC24 बिलासपुर। कवर्धा जिले में बनी पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां बोदा और जोंक पानी के बीच टमरू नदी पर बनी पुल की सड़क धंसने लगी है। ठेकेदार की लापरवाही सामने आ रही है। 2 महीने भी अभी पुल निर्माण को हुए नहीं है। ऐसे में ठेकेदार और उसकी मॉनिटरिंग करने वाले इंजीनियर की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा नीचे धंस गया था मिट्टी जो है। अब कहा जाए तो जो ठेकेदार है या इसके जो कहा जाए तो और जो शासकीय कर्मचारी है ना, विभाग के अधिकारी हैं, वो लोग ठीक से देख रेख नहीं किए ना, इसलिए धंस गया। इसमें अगर अच्छा से कहीं डाला जाए, ध्यान देते तो अच्छा बन जाता। बना कब था? ये तो अभी बना है 2 माह पहले। अब इसकी जांच करवा रहा हूँ और जांच के बाद देखते हैं, जो भी स्थिति होगी कार्रवाई करेंगे। झाबुआ में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एक गर्भवती महिला को वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिल सका, जिससे महिला ने बीच सड़क पर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बरसते पानी में छाता और बाइक की लाइट के सहारे परिजनों ने महिला की डिलीवरी कराई, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। मामला कुंदनपुर गाँव का है, जहां रहने वाली महिला को रविवार रात प्रसव पीड़ा हुई। इसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए 108 पर कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेता ने गाली दी, जिसके विरोध में अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा ने सभी जिला मुख्यालयों में राहुल गांधी का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। 8 तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। राजधानी रायपुर के मरही माता चौक में राहुल गांधी का पुतला जलाया। इसी मुद्दे पर 2 सितंबर को बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता अब राजीव भवन का घेराव करेंगे।
भिलाई में भी देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुतला जलाया, और कवर्धा में भी देखिए किस तरह से पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। राजनांदगांव में भी ये स्थिति रही। कवर्धा के सिग्नल चौक में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे भी इसमें शामिल हुए, जबकि राजनांदगांव के महावीर चौक में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की इस गालीबाज वाली राजनीति के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बेमेतरा में शहर के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने राहुल गांधी से देश की जनता से माफ़ी मांगने की भी मांग की है। धमतरी की बात करें तो वहाँ पर भी प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी की गई। बिलासपुर में वरिष्ठ बीजेपी नेता बिल्हा के विधायक हैं धर्मलाल कौशिक, वो भी वहाँ पर मौजूद रहे प्रदर्शन में। इधर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए स्तरहीनता पर उतर आ गए हैं। अब यही मामला मध्य प्रदेश में भी गर्मा गया है, क्योंकि बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस तरह से गाली गलौज की गई, इसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी हमलावर है, प्रदर्शन कर रही है। अब कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। ग्वालियर में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस दफ्तर के बाद प्रदर्शन किया। जबलपुर में भी ये प्रदर्शन हुआ, पुतला भी जला दिया गया। इंदौर में भी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया, तुलसी सिलावट इसमें शामिल हुए। बालाघाट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया। इसके बाद सीहोर की बात करें तो यहाँ पर भी राहुल का पुतला जलाया गया, कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी झड़प भी हो गई। और गुना की बात करें तो वहाँ राहुल गांधी के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन किया बीजेपी ने। उज्जैन में भी बाकायदा रैली निकाली गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और कांग्रेस दफ्तर का घेराव भी उन्होंने किया है। रीवा में भी कांग्रेस दफ्तर का घेराव बीजेपी ने किया है। देश में कांग्रेस जहां वोट चोरी को मुद्दा बना रही है, एक अभियान चला रही है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस अभियान के लिए विशेष यात्रा भी निकाल रहे हैं। जल्द ही कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के नेता हैं ये भी इस तरह की यात्रा एक निकाल सकते हैं। दीपक बैज कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी की साजिश हुई है और इसका जल्द खुलासा कांग्रेस करेगी। आने वाला समय में हम लोग छत्तीसगढ़ में वोट अधिकार यात्रा के तहत हम लोग बड़ी सभा बहुत जल्द प्रदेश स्तरीय सभा हम छत्तीसगढ़ में भी करने वाले, और बहुत ही जल्द हम लोग जिलाध्यक्ष साथ बैठक कर आने वाला इसको रणनीति तय कर हम जन जन तक सरकार की ये वोट चोरी अभियान को हम जनता तक पहुंचाने। बिल्कुल तथ्य के सामने बात रखना चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं, और जिनके पास कुछ नहीं है आरोप लगाते हैं, आरोप लगा करके भाग जाते हैं। प्रदेश में बीते 12 दिनों से एनएचएम कर्मी हड़ताल पर हैं और विपक्ष के नेता सरकार को लगातार इस पर चेता रहे हैं। महासमुंद में एनएचएम कर्मचारियों के प्रदर्शन के मंच से पूर्व डिप्टी सीएम और प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरी यानी खुद की टीएस सिंहदेव की और कांग्रेस पार्टी की हार का एक बड़ा कारण एनएचएम कर्मी थे, क्योंकि हमने चुनाव के वक्त वादा किया था लेकिन चुनाव के दौरान वो वादा पूरा नहीं कर सके। ये बात सरकार को याद रखनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ने हड़ताली एनएचएम कर्मियों पर सख्ती जारी रखी है। सरकार ने उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, कहा है कि काम पर लौटें वरना बर्खास्तगी के लिए तैयार रहें। मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में एक ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था, नियमितीकरण की बात को रखा था, केवल एनएचएम के साथियों के लिए नहीं, सभी के लिए रखा था, उनको हम नहीं कर पाए। टीएस सिंहदेव जी बयान जिस तरीके से दिया है, बोल पूछ रहे हैं और उनकी मंशा कुछ और है। अभी तो बहुत सारे कारण अभी गिन रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको साथ में बैठ करके बहुत सारे कारणों में गिनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को एक साथ बैठ कर गिनना चाहिए। वो तो कई बार अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में यूरिया की कमी के बीच केंद्र सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन स्वीकृत किया। सितंबर महीने के पहले 20,000 टन, दूसरे सप्ताह में 35,000 टन और बाकी 5,000 टन की आपूर्ति महीने के आखिरी तक सुनिश्चित की जाएगी। मार्कफेड के अधिकारी बता रहे हैं कि चालू खरीफ सीजन के लिए 28 अगस्त की स्थिति में सहकारी क्षेत्र में 3,91,079 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण किया गया है।
रीवा की करहिया मंडी में खाद के लिए किसान 24 घंटे से लाइन में लगे हैं। करीब 3000 महिला पुरुष किसान भूखे प्यासे खाद का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में उन्हें टोकन बांटा गया। खाद का वितरण मंगलवार को किया जाएगा। तहसीलदार बता रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में है, सर्वर ठीक नहीं है, इसके चलते वितरण नहीं हो सका है। आप पुरानी न्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारी चल गई है। कल से यहाँ बारिश जब हुई थी तब यहाँ आदमी किसान मतलब पहुड़े हुए थे, यहाँ बिस्तर लगा के, ठीक है। उनको खाद नहीं मिल पाई अभी तक। अब ये पब्लिक को यहाँ से भगाने की व्यवस्था कर रहे हैं टोकन दे के। टोकन आता है। अब सुबह से आदमी वहाँ लास्ट में लगा था, वहाँ से आते नहीं मिल पाई टोकन। कुछ नहीं, खाद भी नहीं मिली है, पर टोकन मिला साहब, ये टोकन पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अब चूंकि रात का समय हो गया था, इस वजह से सर्वर भी बंद हो गया था, और चूंकि आज सुबह 9 बजे से वितरण चालू था, और अब जो लोग भी आए थे उन्हें टोकन दे दिया गया, और जिनके टोकन प्राप्त उनको प्राथमिकता के आधार पर कल सभी को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को प्रदेश भर के करीब 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने 33 जिलों में काम बंद हड़ताल किए हैं। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिलासपुर में 2000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। यही स्थिति मनेंद्रगढ़ और पेंड्रा में भी नजर आई। बाकायदा ज्ञापन भी इन्होंने सौंपा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के मामले में जारी वसूली आदेश को रद्द किया है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान यदि नियोक्ता की गलती के चलते हुआ है तो इसके लिए कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता। दरअसल याचिकाकर्ता गोपाल प्रसाद नायक को 1996 में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके 16 साल बाद 2022 में तकनीकी शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता को साल 2006 से किए गए कथित अतिरिक्त भुगतान की वसूली के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये सुनवाई कोर्ट ने की है। सीएम साहेब दंतेवाड़ा के दौरे पर रहे। वो सबसे पहले चूड़ी टिकरापारा पहुंचे, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, मुआवजा राशि, भोजन कपड़ा की जानकारी ली। इसके बाद हेल्थ कैंप का जायजा लिया। वहां पर भी हर सुविधा मुहैया कराने का वादा उन्होंने किया है। सीएम साहब अपने दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट में बाढ़ प्रभावित 4 जिलों के अफसरों की बैठक भी ली है और हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। पूर्ण क्षति मकान 642 हुए हैं, 1277 आंशिक रूप से मकान की क्षति हुई है। तो जो मकान क्षति हुई है उसमें RBC 64 के तहत 4000 रुपये का प्रावधान है, जो कि थोड़ा हम लोग को भी कम लगता है। इसलिए ऐसे क्षतिग्रस्त मकानों के मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से अलग से 6-6 हज़ार रुपया प्रत्येक परिवार को देंगे। सुकमा जिले में बाढ़ में फंसे एक शख्स को प्रशासन और CRPF जवानों ने 12 घंटे बाद सुरक्षित निकाल लिया है। बता दें कि नाड़ी गुफा तेलावर्ती के पास बाढ़ के चलते एक व्यक्ति बीच धारा में फंस गया था। लगातार रेस्क्यू का काम उसके लिए किया जा रहा था, लेकिन तेज़ धारा और नदी के बड़े बड़े पत्थरों के चलते मोटर बोट से व्यक्ति को बाहर निकालना संभव नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उसे एयरलिफ्ट किया गया भारतीय वायुसेना की मदद से। रायसेन के बीना नदी पर बने मड़िया डैम की चपेट में आए कई गांव डूबने की कगार पर आ चुके हैं। इलाके के गांव को खाली करवा लिया गया है और जिन्हें खाली करवाया गया उन्हें मुआवजा मिल चुका है, लेकिन चांद मऊ गांव के कुछ परिवार आज भी मुआवजे की राह देख रहे हैं। डैम का पानी धीरे धीरे इस गांव को अपनी चपेट में ले रहा है और ग्रामीण आज भी खाली करने को गांव तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला नहीं है, तो वो जाए कहाँ। सब कुछ बह गया, एक साड़ी पे निकल गए हम लोग, जान बची अकेली, खाली निकले हम लेते से बच्चे हाथ पाँव में कहीं लेके बड़ी मुश्किल से निकल पाए। 2 दिन गांव में सब मांगो खाओ, जब कम हमारा पेट पालो, 2 दिन भूखे रही। सब नुकसान होगा, नाच पानी सब बेगा, थारी बात सब रीते गई तो भगलाओ। विभाग है उससे जानकारी ली तो 19 लोगों का माननीय न्यायालय में प्रकरण चल रहा है भवन का स्वामित्व का, और उनमें से लगभग 17 लोगों को
पुनर्वास के 5-5 लाख रुपए उनके परिवार आईडी के हिसाब से मिल चुके हैं, उनके खाते में भी जा चुके हैं बहुत समय पहले। बालोद जिले में इस साल शानदार बारिश हुई है। बारिश के बाद तांदुला डैम लबालब है। 97% पानी का भराव हो चुका है डैम में। सोमवार को तेज़ बारिश के बाद कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वार्ड 2 में रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर घुटनों तक पानी भर गया। शिकारीपारा के स्कूल परिसर में पानी भर गया। बच्चों को दूसरे कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हुई। 1000 दिनों की कार्य योजना पर चर्चा हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बीजेपी की नई टीम है, सभी फील्ड में जाएंगे। 3 वर्षों तक यही टीम काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है, हमारे नई टीम का गठन हुआ है। स्वाभाविक रूप से 3 साल का कार्यकाल रहता है, तो वो आते आते चुनाव के निकट ही होगा कार्यकाल। तो उस समय जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, बड़े वरिष्ठ नेताओं, केंद्र के वरिष्ठ नेताओं का जैसा नेतृत्व होगा, उस तरीके से निर्णय होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि इन 3 वर्षों में और यही टीम काम करेगी संगठन के कार्यों को दृष्टि से। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश भर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हितग्राहियों से मुलाकात करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में बैठक हुई और तय हुआ है कि 17 सितंबर, जब से पीएम मोदी का बर्थडे इसी तारीख को पड़ता है, वहाँ से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नियमित चलने वाली बैठकें हैं। हमारा सेवा पखवाड़ा है 17 से 2 अक्टूबर तक। उसमें विभिन्न तरह की गतिविधियां हैं। उसको लेके एक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जी ने बैठक ली थी। मैंने अपने लिए आग्रह किया है, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन, होर्डिंग, पोस्टर, एड और उस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंदसौर में वोट चोरी को लेकर सत्याग्रह आंदोलन किया। जीतू पटवारी ने कहा कि उन्होंने लगातार इस बात को दोहराया कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो, अगर मैं नशेड़ी पाया जाऊं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और तरह की जांच दुनिया में कहीं हो वो भी कराते हैं। अगर मेरे में कोई भी नशे का किसी भी प्रकार का व्यसन मिल जाए तो मैं राजनीति से पद त्याग दूं। जबलपुर में प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर अब लोकार्पण के बाद से स्टंटबाजी, रीलबाजी, फूहड़बाजी का अड्डा वहां पर बनता जा रहा है। शिकायतों के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह निरीक्षण करने पहुंचे और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सांसद विधायकों के साथ वो वहां पर पहुंचे हैं और इन घटनाओं के लिए नाराजगी भी जाहिर की। इस फ्लाईओवर पर कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो जिसके कारण किसी को कठिनाई हो। बहुत सी बातों के बारे में बैठ के आज निर्णय किया। सामूहिक रूप से हम सभी जनप्रतिनिधि बैठे थे और निर्णय करने के बाद ये तय किया है कि यहाँ पर शीघ्र ही हम कैमरे भी लगाने जा रहे हैं। उसके अलावा स्पीडोमीटर भी यहाँ पर लगेगा। उन कैमरों और स्पीडोमीटर के माध्यम से गाड़ियों की स्पीड भी रिकॉर्ड होगी, लोगों की गतिविधि भी रिकॉर्ड होगी। जबलपुर में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ। यहाँ एक फार्म हाउस में घोड़ों को अवैध रूप से रखे जाने और उनकी लगातार मौत की खबर हमने दिखाई थी, जिसके बाद अब प्रशासन ने जांच करते हुए उस कंपनी को जिम्मेदार पाया है। वेटनरी विभाग की रिपोर्ट पर फार्म हाउस संचालक सचिन तिवारी और हैदराबाद की हैथा नेट इंडिया कंपनी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। करंट हादसे में दिव्यांग हुए राजमिस्त्री अनूप भगत को जिला कोर्ट ने न्याय करते हुए मकान मालकिन और राज्य विद्युत वितरण कंपनी को 13,50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। बात 23 जून 2020 की है, जब बादरकोना के राजमिस्त्री चिरोडिपा में सावित्री बाई के घर निर्माण का काम कर रहा था। तभी निर्माण स्थल के पास करंट की चपेट में आने से वो घायल हो गया और 70% उसका जो अंग था वो दिव्यांग घोषित हुआ है। इसके बाद परिवार को आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ा और 5 सालों के बाद कोर्ट से उसे अब न्याय मिला है।
इस संबंध में सबको आवेदन देने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिए उसमें, तो मैंने फिर विधिक सूचना उन लोगों को भेजी थी कि आप देखिए और इस पर संज्ञान लीजिए। बावजूद इसके सब उदासीन रहे। इसके बाद कोई विकल्प नहीं होने से मैंने जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष एक वाद दाखिल किया। सब संपूर्ण विचारण के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा राहत राशि के रूप में उससे क्षतिपूर्ति बाबत 13,50,000 रुपये आवेदन प्रस्तुति दिनांक 2021 से दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। बिग बॉस 19 से सुर्खियों में आई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा बटोर रही हैं। जब से वो शो में आई हैं तभी से कभी अपनी रईसी दिखाती नजर आती हैं तो कभी खुद को संस्कारी बताती हैं। शो के कॉन्टेस्टेंट ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी उन्हें अब ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अब उनको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या है वो खुलासा, रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर मानती हैं, फेंक रही हैं, वो साफ साफ फेंक रही हैं। अच्छा। उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस है कि वो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ वो फेंक ही रही हैं। इतना फेंकना कि लोगों को लगने लग जाए कि इतना ज्यादा फेंक रही हैं, वो इतना भी नहीं फेंकना चाहिए। तानिया मित्तल बिग बॉस में कर रही है इस तरह से, उसको नहीं करना चाहिए। सुना आपने, ये है ग्वालियर की लड़कियां जो बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तानिया मित्तल को एक्सपोज कर रही हैं। तानिया मित्तल ग्वालियर की ही रहने वाली हैं और इन दिनों सोशल मीडिया की आई कैंडी बनी हुई है। बिग बॉस 19 में काफी सुर्खियों में है क्योंकि बिग बॉस में वो अपने लाइफस्टाइल को लेकर काफी बड़ी बड़ी बातें करती हैं। कभी कहती हैं कि उन्होंने खुद के दम पर अपना टेक्सटाइल का बिजनेस खड़ा किया, तो कभी कहती हैं कि उनकी कई फैक्ट्रीज हैं। वो अपने बॉडीगार्ड को लेकर चलती हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। यहाँ तक कि उनका परिवार भी बिना बॉडीगार्ड के कहीं बाहर नहीं निकलता। लेकिन ग्वालियर की यंग गर्ल्स भी मानती हैं कि तानिया इस गेम में बहुत फेक कर रही हैं। जिस तरह का वो अपने आप को दिखा रही हैं, उनकी लाइफस्टाइल उन्होंने ग्वालियर में कभी नहीं देखी। तानिया मित्तल की ये वो शॉप है जहां से वो अपने जो ज्वेलरी है उसको प्रमोट करने का काम करती हैं। तो नाम है इसका हैंडमेड लव और अभी हालांकि ये बंद है और जैसा कि आप देखेंगे कि कई सारी वैरायटीज़ हैं, किस किस उसमें सर्कल में ये काम करती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। तो इस तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं और हालांकि अभी बंद है लेकिन फैमिली के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फैमिली के लोगों का अभी सिर्फ यही कहना है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो उसका जवाब खुद तानिया मित्तल देंगी। वो इस मामले में अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ना ही उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको दिखाने के लिए तैयार है। तानिया मित्तल उसको लेकर ग्वालियर की गर्ल्स है वो क्या सोचती है, इतना फेंकना कि लोगों को लगने लग जाए कि इतना ज्यादा फेंक रही हैं, वो इतना भी नहीं फेंकना चाहिए। उनकी वजह से हमारे ग्वालियर शहर का भी नाम बदनाम हो रहा है। जैसा बोलते हैं मैं ग्वालियर से हूँ, मैं चंबल से हूँ कि उड़ा दूंगी, उठवा लूंगी, ये सब नहीं बोला जाता। वो पहले की बात थी, अब चंबल में ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी वो बोलती है कि मैंने झाड़ू नहीं लगाई और मैंने कुछ भी काम नहीं किया अपने घर पे। फिर वो एक उनका वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो बोल रही थी कि ना मेरे घर पे हम लोग बनिया है तो हम लोग को रोटी खाना बनाना आना चाहिए। तो वो साफ साफ फेंक रही है। वो रोटी बनाती है, उनकी क्लिप भी वायरल हुई थी। तानिया मित्तल बिग बॉस में कर रही है इस तरह से, उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दिखा रही है ओवर, मतलब एकदम अपना फेंकना वेकना दिखाती रहती है कि मेरे पास इतना, मैं बॉस बोलूँ, मुझे घर में सब बॉस बोलते हैं। इस तरीके से उसको ट्रोल किया जा रहा है इंस्टाग्राम पे, तो इससे तो अपना नाम ही खराब हो रहा है। वाकई में उसमें बातों में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को लेकर प्रमोट करने का काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं वो झूठ का भी सहारा ले रही हैं। वहीं अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टर माधव शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं। एक में उन्होंने कहा कि मैंने पता कर लिया है कि तानिया मित्तल कौन है, कहाँ से है, क्या करती है, क्या सिस्टम है उसका। कार्तिक आर्यन वो आता जाता है, उसके माता पिता वहाँ रहते हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं मिली। सिंधिया जो वहाँ का सबसे बड़ा राजा है वो सिक्योरिटी लेकर नहीं चलते और तानिया को ग्वालियर में कोई भी नहीं जानता। जब मैंने किसी से पता करवाया तो वो पूछ रहे हैं कि ये है कौन। माधव शर्मा का अब ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। वो आगे ये भी कह रहे हैं कि किसी के फैन मत बनिए, पहले देखिए, समझिए, परखिए, फिर फैन बनिए। तानिया मित्तल अपने आप को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी बताती है, लेकिन बिग बॉस 19 में वो जब से आई हैं, अक्सर वो पैसों की चकाचौंध दिखाने की कोशिश करती हैं, जो सोशल मीडिया में उनके कई फॉलोअर्स को भी रास नहीं आ रहा है। देखते हैं कहां तक जारी रहता है बिग बॉस में तानिया मित्तल का सफर, क्योंकि इस तरह के कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट शो के आखिर तक जरूर जाते हैं। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। ग्वालियर के डबरा शहर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का आधार कार्ड वायरल हो रहा है। अब इस आधार कार्ड में कुत्ते का नाम टॉमी जायसवाल है, पालनकर्ता का नाम कैलाश जायसवाल और सिमरिया ताल ग्वालियर यहाँ पर लिखा हुआ है। यह जानकारी जिला प्रशासन को पहुंची तो उनकी ओर से जांच की गई। पाया गया कि सिमरिया ताल गांव के कैलाश किसान हैं। 2 साल पहले उनके घर में एक कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था।
आधार कार्ड पर उसी का फोटो लगाया गया है, लेकिन आधार कार्ड में जो नंबर है अंकित है वो एक मोबाइल नंबर है जिसके आगे पीछे 0 का इस्तेमाल किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने आधार कार्ड की पोर्टल की जांच कराई और इसे फेक बताया है। शिकायत तो ये मिली है कि किसी डॉग का वो आधार कार्ड बन गया है, लेकिन वो सही खबर नहीं है, इसकी जांच करा ली गई है, ये फेक खबर है। तो देखते हैं कौन आरोपी हैं, क्या हैं, फेक खबर किसने चलाया, वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। रायसेन की बरेली में कचरा वाहन में नवजात बच्ची फेंकने वाली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया, लेकिन इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। वार्ड वासियों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने दोषियों के घर जमींदोज करने की मांग भी की है। वार्ड वासियों का कहना है कि महिला और उसके प्रेमी ने नगर की छवि खराब की है, इसीलिए उन पर कड़ा एक्शन है। हम चाहते हैं उन्हें मोहल्ले से निकाला जाए और जितने भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हम सब ये चाहते हैं। और इतनी निंदनीय घटना है जिसके विरोध में हम सभी यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और ये ज्ञापन जो है हमने आज दिया है। हम चाहते हैं कि सबको सजा मिले, कोई भी नहीं बचना चाहिए। एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया जिसमें हमने लिखा है कि मतलब जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। वार्डवासी चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनसे जुड़े हुए लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए, इस आशय का उन्होंने ज्ञापन दिया है। शहडोल में 2 बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हुई और पीछे से आ रही तीसरी बाइक भी टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक की जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर है। ब्योहारी थाना क्षेत्र के पिपरहा डोल की ये घटना बताई जा रही है। देखिए 2 बाइक में टक्कर हुई और तीसरी जो बाइक थी वो भी पीछे से आकर टकरा गई। 3 लोगों की मौत। रायगढ़ नगर निगम की तरफ से प्रस्तावित मरीन ड्राइव को लेकर व्यापक तोड़फोड़ की गई। 170 घरों में बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन अब तक निर्माण काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। न तो मरीन ड्राइव का ड्राइंग डिजाइन सार्वजनिक तौर पर रखा गया है, न ही टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़वाई है। अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। सुने प्रतिक्रिया नेताओं की। आनन फानन में उनके द्वारा तोड़ दिया गया है और अभी तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो, जो इस बात को बताते हैं कि केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए उन्होंने आनन फानन में और केवल बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब परिवार को तोड़ दिया। प्रगति नगर से वाला है जिसमें रेट अप्रूवल के लिए भी स्टेट को गया हुआ है। जैसे ही आएगा तो वर्क ऑर्डर देके काम चालू कराया जाएगा। दूसरे साइट का जो राजापारा साइट का है वो अभी वर्तमान में प्रोजेक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसका भी मॉडिफिकेशन होगा और इस तरीके से ये दोनों साइट का मरीन ड्राइव हम आने वाले 3 महीने के अंदर जो है ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन लेवल पे आ जाएगा। रायगढ़ में 4 लेन निर्माण की आहट के साथ ही प्रस्तावित इलाकों में कब्जा बढ़ने लगा है। मेडिकल कॉलेज रोड में ही राजस्व विभाग के सर्वे में 35 अवैध कब्जे पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जिन जिन इलाकों में 4 लेन का निर्माण कार्य होना है वहां पर भूमाफिया एक्टिव हो गए हैं। मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि रिंग रोड की तरह अगर 4 लेन प्रभावित इलाकों में भी जमीनों की खरीदी बिक्री समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो इस तरह की स्थितियां नहीं होती। मेडिकल कॉलेज से जो उड़ीसा रोड तक जाना है, 4 लेन सड़क बनना है, उसमें अवैध निर्माण जारी है, खरीदी बिक्री जारी है, भूमाफिया सक्रिय है। प्रशासन ने 35 लोगों को नोटिस जारी किया है। तो प्रशासन को सजगता से ध्यान देना चाहिए। जांच प्रतिवेदन के आधार पर 33 लोगों के नाम से अतिक्रमण किए जाने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिनका न्यायालय में विधिवत प्रकरण दर्ज करके नोटिस देकर विधिवत उसमें कार्रवाई की गई है और बेदखली आदेश वर्तमान में पारित कर भी दिया गया है और बेदखली सूचना भी जारी कर दिया गया है। जल्द ही जो अतिक्रमण उनके द्वारा किया गया है उसको हटाया जाएगा। इंदौर में लंबे वक्त से सराफा चौपाटी को लेकर विवाद अब सहमति की तरफ बढ़ता दिख रहा है, जिसमें सराफा व्यापारी एसोसिएशन के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक ली। बैठक में उन्होंने सराफा चौपाटी के स्वरूप, समय और दुकानों की संख्या समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। सराफा के मूल सोना चांदी के व्यापारियों ने चौपाटी के स्वरूप, उसकी सुरक्षा, उसकी सुंदरता और
धरोहर को धरोहर के रूप में चलाने के लिए कई सारे सुझाव पहले भी दिए। एक 9 सदस्यीय समिति जिसमें 3 सदस्य सोना चांदी के जो हमारे व्यापारी हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, 3 सदस्य सुराफा चौपाटी के जो परंपरागत लोग हैं उनमें से, 3 हमारे निगम के अधिकारी और MIC के सदस्य और मैं खुद, हम ज़रा 5-7 दिन सब लोगों से उस पर सुझाव लेकर सुंदर स्वरूप, टाइम टेबल, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए संभवतः श्राद्ध पक्ष के बाद से उसको नए स्वरूप में लाने का हम प्रयास करेंगे। जो भी निर्णय होंगे सराफा चौपाटी के विषय में, सराफे में चौपाटी में कितनी संख्या होगी, क्या होगा, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होगी, सफाई अभियान कैसे चलेगा, ये कई मुद्दे हमने सुझाव के तौर पे दिए हैं। उसके पश्चात ही हम चौपाटी लगाने का बात करेंगे। बाकी अभी जो 1 तारीख का हमने निर्णय लिया था यहाँ के चौपाटी नहीं लगने देंगे, तो जब तक कमेटी गठित नहीं होती सराफा चौपाटी यथावत रहेगी। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर परिवार समेत खरगोन जिले की ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी महेश्वर पहुंचे। सचिन ने दूसरे दिन सुबह किला परिसर स्थित रेवा सोसाइटी पहुंचकर माहेश्वरी साड़ी को बनते देखा। इस दौरान सचिन और उनकी पत्नी अंजलि ने माहेश्वरी साड़ी बनाने वाले बुनकरों से चर्चा की और इसके बाद सचिन ने उनकी प्रशंसा भी की। वहीं पद्मश्री जगदीश जोशीला ने भी साल उड़कर सचिन का सम्मान किया। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर गधों का सम्मान किया गया। इतना ही नहीं, गुलाब जामुन खिलाकर उन्हें माला भी पहनाई गई। दरअसल यहां इंद्रदेव को मनाने एक अनोखा टोटका किया गया। लोगों ने कुछ दिन पहले शमशान घाट में 2 गधों से हल चलवाकर नमक की बुआई भी कराई थी और अच्छी बारिश की प्रार्थना की थी। ये प्रण लिया था कि शिवना विना उफान पे आएंगे और मंदिर के गर्भगृह के पास अगर पानी जाता है शिवना का तो गधों को गुलाब जामुन खिलाए जाएंगे। और आप देखिए कि रात में इतनी झमाझम बारिश हुई और जिस दिन से 22 तारीख से लेके अभी तक लगातार हमारे क्षेत्र में बारिश हो रही है। मोहन सरकार के गठन को 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार आज भी नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब निगम मंडल प्राधिकरण आयोग में नियुक्तियों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसके साथ ही जिला कार्यकारिणी जारी होना भी शुरू हो गई है। ऐसे में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष 2 दिन के भोपाल प्रवास पर पहुंचे हैं। 2 दिन से वो मीटिंग ले रहे थे। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह के साथ मंथन किया। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, विधायक रीति पाठक समेत कई सीनियर नेताओं से मुलाकात की। हमारा सेवा पखवाड़ा है 17 से 2 अक्टूबर तक, उसमें विभिन्न तरह की गतिविधियां हैं। उसको लेके एक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जी ने बैठक ली थी। उसी सिलसिले में आज दिन भर बैठ के हाँ कुछ जिलों की हुई है, बाकी जिलों की भी प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के प्रवास होते हैं, उसी के अंतर्गत आए, आगामी कार्यक्रमों की चर्चा की, सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम जो है उस पर चर्चा की। हमारे प्रदेश के, हमारे केंद्र के मार्गदर्शक हमारे प्रदेश में आए तो हमें उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। सेवा पखवाड़ा भी शुरू होने वाला है, इसके साथ में अन्य गतिविधियां भी चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये सक्रियता जो आपको दिखाई पड़ रही है वो निश्चित तौर पर सदा एक जैसी रहने वाली है। कल जब नागपुर से पर्ची दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाद पर्ची भोपाल आई, तब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बने। अब यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जिलाध्यक्षों की कवायद चल रही है, कौन हटाया जाए, कौन बनाया जाए। निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। 1.5 साल हो गया इस सरकार को। रायपुर में बेबी डॉल कार्टून वाले गणेश प्रतिमा को लेकर हिंदू समाज नाराज है और हिंदू संगठन संत समाज ने SP को बाकायदा ज्ञापन सौंप पर कार्रवाई की मांग की है और ऐसी मूर्तियों की स्थापना को सनातन धर्म का अपमान बताया है। आवश्यक कार्रवाई है तो एक ज्ञापन सौंपा गया है। अभी इसका अवलोकन किया जा करके मौके को अवलोकन करने के लिए टीम भेजी जाएगी। आवश्यकता अनुसार इनको आगे की कार्रवाई किए जाने के संबंध में सभी समितियों को एक नोटिस देकर के बुलाया जाएगा। आवश्यक हुई तो वैधानिक कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी।
तो यहाँ पंडाल में आपत्तिजनक मूर्तियाँ स्थापित है गणपति जी की, जो क्यूट और कार्टून के बेस में गणपति जी की स्थापना की गई है। तो ये बहुत ही निंदनीय है और ये कहीं ना कहीं विधर्मियों की साजिश है। और हम जो हिंदू संगठन यहाँ पे एकजुट हुए हैं और इसी के खिलाफ में कि जितनी समितियाँ जो गणपति जी को आपत्तिजनक बैठाए हैं उनके ऊपर तत्काल प्रभाव में कार्रवाई करें। मंडला से एक अनोखा मामला सामने आया। देवगांव के तलैया टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे भगवान गणेश को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। वो हमारा साला भवन अंजार हो गया है, इसलिए हम हमारा साला भवन को बनवाने की कृपया दें और हम गणपति बब्बा को साला बनवाने की पत्र बब्बा को दे हैं। हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है। स्थिति भवन जर्जर होने की है। शासन ने, प्रशासन ने बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया। जर्जर घोषित करने के बाद शासन ने किसी प्रकार से कोई भी सुविधा अन्यत्र बैठने की नहीं दी। नया भवन स्वीकृत किया। 1 साल से हमारे बच्चे इधर बदर भटक के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। बच्चे तो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। बच्चों के सामने रोज ये व्यथा गांव वालों के सामने ये सुनाई जाती है, तो बच्चे सुन के ये समझ रहे हैं कि हम तो अब बाहर नहीं जा सकते। तो अब गणेश जी आए हैं, तो हम गणेश जी के माध्यम से ही सरकार तक ये संदेश पहुँचाएं, जिला प्रशासन तक कि हमारे बैठने की व्यवस्था हो जाए। धमतरी जिले के पीयूष चंद्रा के पास सिक्कों का अनमोल संग्रह है। उनके पास अब तक 152 देशों के दुर्लभ सिक्के हैं। यही नहीं, पीयूष के पास मुगल कालीन और सल्तनत दौर के वो सिक्के भी हैं जो आज इतिहास की किताबों में ही नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि नगरी नगर का ये नौजवान बचपन से ही सिक्कों का दीवाना रहा है। बचपन में मुझे जब पॉकेट मनी मिला करता था तो उन चीज़ों से मैं खिलौने नहीं खरीदकर मैं इन सब चीज़ों को खरीदा करता था। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे छोटा सा संग्रहालय अगर उपलब्ध कराया गया तो इस क्षेत्र में हो सकता है कि और भी बहुत सारे लोग हों जिनके पास प्राचीन मुद्राएं हों। तो ऐसे हम सब आपस में मिलकर उन चीज़ों का वहाँ पे संग्रह करेंगे। बेटे पीयूष के पास 150 देशों के सिक्के और रुपये हैं, नोट हैं, और 1818 का, 1616 का दुर्लभ सिक्के उसके पास उपलब्ध हैं। कॉइन कलेक्शंस को बोलते हैं और एक बहुत अच्छी हॉबी है, डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम है। और ब्लॉक लेवल में हम लोग नगरी में कोशिश करेंगे अगर इस टाइप के कुछ संग्रहालय कर पाएँ। किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। एमपी में किसानों को इन दिनों खाद की काफ़ी किल्लत है, लेकिन स्थिति ये है कि किसानों को 24-24 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तस्वीरें मुरैना, ग्वालियर, हटा, सतना, सीधी, रीवा की है, जहां कहीं मंत्री का काफिला रोका गया तो कहीं देखिए चक्का जाम किया गया है, कहीं लोग कतारों पर लगाकर खड़े हैं 24-24 घंटे से लंबी लाइन लगाकर। ये तस्वीर भी आप देखिए, और कहीं पर मंत्री का काफिला रोक दिया गया। स्थिति यह है कि हर कोई खाद की किल्लत से परेशान है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। टोकन लेने के लिए 24 घंटे से लाइन में लगा है। खाद देता नहीं है, 3:45 बजे 3:30 बजे बंद कर देते सोसाइटी को। पता नहीं क्या कर रहा है गवर्नमेंट की, कोई व्यवस्था ही नहीं है। पैसों वालों को खाद मिल रहा है, नेता लोगों ने। अरे आदमी तो है थे, आदमी की नंबर ही ना, आदमी आते नहीं साधन आते। अपने पे कोई साधन हुई तो आए, गरीब लोग काय सो आए, कमी ना है तो काय को लगे, हम लोग भूखे प्यासे डरे हैं। अब बच्चे के भाई छोटी छोटी अब बेकार रह खा करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।